नमस्कार। आज हम हिंदी और उर्दू अदब के एक ऐसे शजर के साये में चल रहे हैं जिसके बिना आप कह सकते हैं आज का भारतीय कथा साहित्य कुछ अधूरा सा लगता है। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की। जी हाँ, उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। और ये सिर्फ कोई खिताब नहीं है, बल्कि उनके काम का, उनकी अहमियत का एक तरह से आईना है। सही कहा। प्रेमचंद जी सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरा जमाना थे। उनका वक्त मतलब मोटा मोटा 1880 से 1936 तक का भारत के लिए बड़ी उथल पुथल का दौर था। बिल्कुल, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, समाज करवट ले रहा था, और इन सब की जो धड़कन है ना, वो हमें प्रेमचंद के लेखन में साफ सुनाई देती है। तो आज हम उसी धड़कन को जरा करीब से महसूस करने की कोशिश करेंगे। उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, वो मुश्किलें जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो थे, उनकी कहानियां, उपन्यास जो आज भी ताज़ा लगते हैं, और सबसे ज्यादा वो सोच जिसने उन्हें आम आदमी का, हम सब का लेखक बना दिया। हाँ, तो एक गहरी डुबकी लगाते हैं प्रेमचंद की दुनिया में। तो शुरुआत करते एकदम शुरू से। 31 जुलाई 1880 जगह थी वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव लम्ही। यहीं जन्म हुआ था धनपत राय श्रीवास्तव का, जिन्हें बाद में हम सब प्रेमचंद के नाम से जानने लगे। पिता अजायब राय डाक विभाग में थे, माँ आनंदी देवी। एक साधारण कायस्थ परिवार था, थोड़ी जमीन थी, लेकिन हाँ, कुनबा बड़ा था। और बचपन वो कोई आसान नहीं गुजरा। महज 7-8 साल की उम्र थी जब माँ का देहांत हो गया। हाँ, और फिर उसके कुछ ही वक्त बाद दादी भी चल बसी, जो उनकी देखभाल कर रही थी। पिता की नौकरी ऐसी थी कि वो अक्सर बाहर ही रहते थे। फिर पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ से वो प्यार, वो अपनापन नहीं मिल पाया जिसकी एक बच्चे को तलाश होती है। और ये जो अकेलेपन का एहसास था, स्नेह की कमी थी, ये कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं में झलकता भी है। बिल्कुल झलकता है। खासतौर पे जब वो बच्चों के मन की बात लिखते हैं, बाल मनोविज्ञान का चित्रण करते हैं, तो ये अनुभव साफ नजर आता है। पढ़ने का शौक लेकिन शुरू से था। अरे गजब का शौक था। तालीम की शुरुआत हुई फारसी से, एक मदरसे में। और कहते हैं बनारस शहर पढ़ने जाने के लिए कई मील नंगे पांव चलना पड़ता था। वकील बनना चाहते थे शायद। हाँ, ख्वाब तो यही था, पर गरीबी थी बहुत ज्यादा। और फिर जब वो सिर्फ 16 साल के थे, तब पिता का साया भी सिर से उठ गया। पढ़ाई तो जैसे रुक ही गई। लेकिन किताबों से नाता नहीं टूटा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि और गहरा हो गया। बचपन से ही कहानियों के शौकीन थे। एक तंबाकू वाले की दुकान हुआ करती थी, वहां घंटों बैठकर फारसी दास्तान तिलिस्म होशरुबा, जो उस जमाने का एक बहुत मशहूर किस्सा है, वो सुनते थे। अच्छा जी। और फिर जो हाथ लगा पढ़ डाला। उर्दू के मशहूर लेखक शरसार, अंग्रेजी के जॉर्ज W.M. रेनॉल्ड्स, सबको पढ़ा। और इसी कच्ची उम्र में, मतलब करीब 15 साल के रहे होंगे, जब उनके सौतेले नाना ने उनकी शादी भी करवा दी। हाँ, और वो शादी उनके लिए कोई सुखद अनुभव नहीं रही। बिल्कुल नहीं। उन्होंने खुद भी लिखा है कि पत्नी उम्र में बड़ी थी, मिजाज मिलता नहीं था, दिखने में भी साधारण थी। अपने पिता के इस फैसले पर उन्होंने एक जगह लिखा भी है बड़ी तकलीफ के साथ कि पिताजी ने जीवन के अंतिम सालों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे कर डाली। उफ, शायद यही अनुभव बाद में निर्मला जैसे उपन्यास में उस बेमेल विवाह की पीड़ा बनकर उभरा हो। हाँ, हो सकता है। और पिता की मौत के बाद तो जिम्मेदारियों का जैसे पहाड़ी टूट पड़ा। सौतेली माँ थी, उनके 2 बच्चे, अपनी पत्नी और खुद 5 लोगों का पेट पालना था। हालात इतने खराब हो गए थे। बहुत ज्यादा। एक वक्त ऐसा आया कि अपना कोट और अपनी जो सबसे प्यारी चीज थी, किताबें, वो तक बेचनी पड़ी। तो ये जो गरीबी और संघर्ष था ना, ये उन्होंने सिर्फ देखा नहीं था, जिया था। इसीलिए जब वो लिखते हैं तो इतना सच्चा और असरदार लगता है। सही बात है। फिर किसी तरह मैट्रिक पास किया। गुजारा कैसे चलता था? ट्यूशन पढ़ाकर महीने के 5 रुपए मिलते थे, उसमें से 3 रुपए घर भेज देते थे और 2 रुपए से अपना खर्च चलाते थे। 2 रुपए में महीना? हाँ, सोचिए जरा। बाद में फिर एक स्कूल में मास्टरी मिल गई, 18 रुपए महीना तनख्वाह थी। पर वो जुनून था ना पढ़ने का, वो बना रहा। नौकरी के साथ साथ पढ़ते रहे और कई साल बाद 1919 में जाकर उन्होंने BA की डिग्री हासिल की। यहीं से फिर धनपत राय से प्रेमचंद बनने का सफर शुरू होता है। हाँ, कह सकते हैं। लिखना तो उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था, करीब 13 साल की उम्र से ही। कहते हैं पहला कोई नाटक लिखा था अपने मामा के बारे में, पर वो छपा नहीं कभी। शुरुआत उन्होंने उर्दू में की थी और अपना नाम रखा था नवाब राय। नवाब राय। तो इस नाम से क्या क्या लिखा उन्होंने शुरू में? नवाब राय नाम से उनकी जो पहली अहम रचना मानी जाती है वो थी असरार माबिद, मतलब मंदिरों का रहस्य।
ये 1903 से 5 के बीच एक उर्दू वीकली आवाज़े खल्क में किश्तों में छपी थी। अच्छा, किस बारे में थी ये? इसमें उन्होंने मंदिरों के जो महंत और पुजारी होते थे उनके पाखंड और उनके शोषण वाले रवैये पर खुलकर लिखा था। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत हिम्मत का काम था। बिल्कुल, समाज पर सीधी चोट। जी। फिर 1907 में हमखुरमा व हमसवाब नाम का उपन्यास आया, जो बाद में हिंदी में प्रेमा नाम से छपा। ये विधवा विवाह के समर्थन में था। कृष्णा और रूठी रानी भी उसी दौर की रचनाएं हैं। लेकिन नवाब राय के नाम पर असली मुसीबत आई 1908 में। सोजे वतन की वजह से। हाँ बिल्कुल, सोजे वतन यानी देश का दर्द। 5 कहानियों का मजमुआ था और सब में देशभक्ति का रंग था। अंग्रेज सरकार को ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें लगा ये बगावत है। सही समझे। नतीजा ये हुआ कि किताब जब्त कर ली गई, हजारों कॉपियां बीच बाजार जला दी गई और नवाब राय यानी धनपत राय को जिले के कलेक्टर ने बुलाकर डांटा और आइंदा ऐसा न लिखने की सख्त हिदायत दी। ये तो बड़ा झटका रहा होगा उनके लिए। झटका तो था, पर इसने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि शायद हाँ और मजबूत ही किया। यहीं उनके दोस्त थे जमाना पत्रिका के एडिटर मुंशी दया नारायण निगम। उन्होंने सलाह दी कि भाई नाम बदल कर लिखो, और इस तरह धनपत राय नवाब राय से प्रेमचंद बन गए। और फिर यही नाम इतिहास में दर्ज हो गया। जी हाँ, यही वो नाम था जिसने हिंदी और उर्दू अदब को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये जो मुंशी नाम जुड़ा साथ में, मुंशी प्रेमचंद, इसका क्या किस्सा है? हाँ, इसके बारे में कहा जाता है कि जब वो हंस पत्रिका निकाल रहे थे तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भी उसमें हिस्सेदार थे। तो पत्रिका पर नाम छपता था संपादक मुंशी प्रेमचंद। अच्छा। तो लोगों ने धीरे धीरे उन्हें मुंशी प्रेमचंद कहना शुरू कर दिया और बस यही नाम चल पड़ा। दिलचस्प बात है। तो प्रेमचंद नाम अपनाने के बाद उन्होंने हिंदी में लिखना ज्यादा शुरू किया? हाँ, करीब 1915 के आसपास से। उनकी जो पहली मौलिक हिंदी कहानी मानी जाती है वो थी सौत, जो दिसंबर 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। लेकिन हिंदी दुनिया में उनकी पहचान बनी, कह सकते हैं धाक जमी, 1918 में, जब उनका उपन्यास आया सेवा सदन। सेवा सदन, ये तो बहुत मशहूर हुआ था। बहुत। असल में ये लिखा तो पहले उर्दू में गया था, बाज़ारे हुस्न नाम से, लेकिन जब ये हिंदी में सेवा सदन नाम से छपा तो इसने धूम मचा दी। इसी ने प्रेमचंद को हिंदी के पहले बड़े क्लासिक उपन्यासकार के तौर पर स्थापित कर दिया। ऐसा क्या था सेवा सदन में या प्रेमचंद के लिखने के अंदाज में जो लोगों को इतना भा गया? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात थी उनका यथार्थवाद। उन्होंने पहली बार हिंदी उर्दू लिटरेचर का फोकस बदला। वो जो राजा रानी, तिलिस्म, जासूसी कहानियों का दौर था ना, हाँ, उससे हटकर वो आम आदमी की बात करने लगे। गांव का किसान, शहर का मजदूर, मिडिल क्लास की परेशानियां, उनकी रोज की जिंदगी, उनकी उम्मीदें, उनकी मायूसियां, इनको उन्होंने अपनी कहानियों का हीरो बनाया। साहित्य को वो जमीन पर ले आए। और जमीन की हकीकतें तो कड़वी थीं। जाति पाती, छुआछूत, किसानों का शोषण, जमींदारों का, महाजनों का जुल्म, लगान, कर्ज का बोझ, बिल्कुल। ये सब उनके लिखने में उभर कर आया। बिल्कुल। निर्मला उपन्यास पढ़िए, उसमें दहेज और बेमेल शादी का दर्द है। प्रतिज्ञा में विधवा औरत की क्या हालत होती है वो दिखाया है। सेवा सदन में वेश्यावृत्ति के पीछे जो सामाजिक कारण हैं उनकी पड़ताल की है। और ये सिर्फ समस्याएं गिनाना नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। खास बात ये थी कि उन्होंने उन किरदारों को, खासकर दलित किरदारों को, औरतों को एक आवाज दी, एक मानवीय गरिमा दी, उनकी एक अंदरूनी दुनिया भी दिखाई। ठाकुर का कुआं की गंगी को याद कीजिए, या कफन के घीसू माधो को। ये सिर्फ टाइप नहीं है, ये जीते जागते इंसान लगते हैं, अपनी अच्छाई बुराई के साथ। ये उस वक्त के लिए बहुत नई बात थी। उनकी लेखन को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद भी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो जिंदगी की सच्चाइयां यानी यथार्थ तो दिखाते थे, लेकिन खासकर अपने शुरू के दौर की रचनाओं में वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक नैतिक रास्ता या कोई आइडल सॉल्यूशन, आदर्श समाधान की तरफ भी इशारा करते थे। जैसे सेवा सदन में? हाँ बिल्कुल। जैसे सेवा सदन की हीरोइन सुमन, हालात उसे वेश्या बनने पर मजबूर करते हैं, लेकिन आखिर में वो एक सेवाश्रम खोलकर समाज सेवा के रास्ते पर चल पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे उनका लेखन और मैच्योर हुआ, खासकर गोदान और कफन जैसी बाद की रचनाओं में, ये आदर्शवाद कुछ कम होता गया और यथार्थ ज्यादा कड़वा हो गया। हाँ, ज्यादा नंगा, ज्यादा कठोर। वहां वो कोई आसान समाधान देने की कोशिश नहीं करते। वो बस जिंदगी की उलझनों को, मुश्किलों को पाठक के सामने रख देते हैं कि वो खुद सोचें। इसी दौरान देश में गांधी जी का असर भी बढ़ रहा था।
उसका प्रभाव प्रेमचंद पर पड़ा बहुत गहरा। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो 1921 में प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी जो स्कूल इंस्पेक्टर की थी उससे इस्तीफा दे दिया। ये तो बड़ा फैसला रहा होगा। घर की आर्थिक हालत तो अच्छी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। परिवार बड़ा था, जिम्मेदारियां थीं, लेकिन देश प्रेम और गांधी जी के विचारों का असर इतना जबरदस्त था कि उन्होंने वो सुरक्षित नौकरी छोड़ दी। इस कदम ने क्या उनके लेखन को भी प्रभावित किया? मतलब इस्तीफे के बाद की कहानियों में कुछ फर्क आया? हाँ, बिल्कुल आया। नौकरी छोड़ने के बाद वो पूरी तरह से लिखने और पत्रकारिता में लग गए। उनके लेखन में जो राजनीतिक चेतना थी वो और साफ और मुखर हो गई। कर्मभूमि जैसा उपन्यास है, उसमें आपको राष्ट्रीय आंदोलन, अछूत समस्या, राजनीतिक कश्मकश सबका सीधा चित्रण मिलेगा। तो वो मूल रूप से मानवतावादी और प्रगतिशील थे। हाँ, बिल्कुल। समाज का जो ढोंग था, पाखंड था, हर तरह का शोषण, उसके खिलाफ उनकी कलम हमेशा चलती थी। वो किसानों के, मजदूरों के हक में आवाज उठाते थे। की थी। उस अधिवेशन में दिया गया उनका भाषण तो बहुत अहम माना जाता है। यकीनन वो एक तरह से ऐतिहासिक दस्तावेज है। उसमें उन्होंने साफ कहा कि साहित्य का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज की कमियों को दिखाना है, बदलाव के लिए लोगों को तैयार करना है, जो दबे कुचले हैं उनकी आवाज बनना है। ये भाषण एक तरह से जो प्रोग्रेसिव लिटरेरी मूवमेंट था, उसका मैनिफेस्टो बन गया। चलिए अब उनकी कुछ खास रचनाओं को याद करते हैं। उपन्यासों में सेवा सदन तो था ही, फिर प्रेमाश्रम आया, जिसमें किसान जीवन का बहुत विस्तार से वर्णन है। फिर रंगभूमि और उसका नायक सूरदास, एक अंधा भिखड़ी जो अपने सिद्धांतों के लिए लड़ता है, कमाल का पात्र है। निर्मला की कहानी तो आज भी दिल को छू जाती है। गबन में वो मध्यवर्गीय लालच और दिखावे की दुनिया। हाँ, और उस पर तीखा व्यंग। कर्मभूमि में राजनीतिक माहौल की झलक मिलती है। और फिर गोदान, गोला आखिरी पूरा उपन्यास, जिसे भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं। होरी और धनिया की जो कहानी है, उनकी जो ट्रेजेडी है, वो आज भी लगता है जैसे हमारे समाज का ही सच हो। एक उपन्यास मंगलसूत्र वो अधूरा छोड़ गए। और कहानियां, उनका तो जैसे समंदर छोड़ गए हैं वो, 300 से ज्यादा कहानियां। जी हाँ, और हर कहानी अपने आप में एक नगीना। पंच परमेश्वर है, ईदगाह है, कफन है, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा, नमक का दारोगा, ठाकुर का कुआं। लिस्ट बहुत लंबी है। ये सारी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 हिस्सों में छपी हैं। लिखने के अलावा पत्रकारिता में भी काफी सक्रिय रहे। हाँ, बहुत। मर्यादा, माधुरी जैसी उस वक्त की बड़ी पत्रिकाओं का संपादन किया। फिर अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पत्रिकाएं शुरू की। हंस मासिक और जागरण साप्ताहिक। सरस्वती प्रेस भी खरीदा था। लेकिन ये सब चलाना आसान नहीं रहा होगा आर्थिक रूप से। खाना पड़ा। सुना है फिल्मों में भी हाथ आजमाया था, बॉम्बे गए थे। हाँ, 1934 में एक कंपनी थी अजंता सिनेटोन, उसके बुलावे पर बॉम्बे गए थे। वहां उन्होंने एक फिल्म लिखी, मजदूर। अच्छा। और मजे की बात यह है कि उस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था, मजदूरों के नेता का। अरे वाह, फिर क्या हुआ उस फिल्म का? फिल्म जब रिलीज हुई तो कहते हैं मजदूरों पर उसका ऐसा असर हुआ कि मिल मालिक घबरा गए। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला और फिल्म बैन कर दी गई। तो मतलब बम्बई का अनुभव कुछ खास अच्छा नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें वहां का जो माहौल था, वो बनावटीपन, वो पैसा, वो सब पसंद नहीं आया। वो तो अपनी मर्जी के मालिक थे, अपनी शर्तों पर लिखते थे। नतीजा ये हुआ कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वो 8 महीने में ही, बल्कि 2 महीने की एडवांस सैलरी छोड़कर वापस बनारस आ गए। अब जरा उनके निजी जीवन की बात करें। पहला विवाह तो ठीक नहीं रहा। फिर 1906 में उन्होंने शिवरानी देवी से शादी की, और ये उस जमाने के लिहाज से एक बहुत बड़ा बल्कि क्रांतिकारी कदम था। हाँ, क्योंकि शिवरानी देवी एक बाल विधवा थीं और उस समय में ऐसा विवाह करना समाज के खिलाफ जाने जैसा था। ये उनके साहसी और प्रगतिशील होने का सबूत है। शिवरानी देवी ने उन पर एक किताब भी लिखी है, प्रेमचंद घर में। जी हाँ, बहुत अच्छी जीवनी है। उसमें उनके घरेलू जीवन, उनके स्वभाव, उनकी रोजमर्रा की आदतों के बारे में बहुत अंदर की बातें पता चलती हैं। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे श्रीपत राय और अमृत राय, और एक बेटी कमला देवी। अमृत राय ने भी पिता पर एक बहुत अहम जीवनी लिखी है, कलम का सिपाही। स्वभाव से कैसे थे प्रेमचंद? तस्वीरों में तो काफी गंभीर लगते हैं। हाँ, तस्वीरें तो अक्सर धोखा दी जाती हैं। जो लोग उन्हें जानते थे वो बताते हैं कि बड़े जिंदा दिल इंसान थे, हंसोड़ थे, मस्त मौला थे।
जिंदगी भर पैसे की तंगी रही, लेकिन चेहरे पर कभी शिकन नहीं आने दी। और दिल के बड़े उदार थे, सुना है। बहुत ज्यादा। शिवरानी देवी ने लिखा है कि दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। एक किस्सा बड़ा मशहूर है। सर्दियां थीं, उन्हें कहीं से 2 बार में 40-40 रुपए मिले। दोनों बार उन्होंने वो सारे पैसे अपने प्रेस के मजदूरों में बांट दिए, जिनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। अरे, जब शिवरानी जी ने पूछा तो कहने लगे, भाई ये कहाँ का इंसाफ है कि हमारे मजदूर ठंड में ठिठुरें और हम गर्म कपड़े पहने। वाह, मतलब जो लिखते थे उसे असल जिंदगी में जीते भी थे। शायद इसीलिए उनकी कलम में इतनी ताकत थी, इतनी सच्चाई थी। उनमें कथनी और करनी का भेद नहीं था। वो दिखावे से बहुत दूर थे, एकदम जमीन से जुड़े हुए। गांव से उन्हें बहुत प्यार था। पहनावा भी ज्यादातर देसी ही रहता था, धोती कुर्ता टोपी। ईश्वर के बारे में क्या सोचते थे? उनकी कहानियों में तो पात्र अक्सर भगवान को याद करते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। ऐसा लगता है कि जिंदगी के जो कड़वे तजुर्बे थे, समाज में जो नाइंसाफी और दुख उन्होंने देखा, उससे उनका विश्वास धीरे धीरे खत्म होता गया। वो अनीश्वरवादी, मतलब नास्तिक बनते चले गए। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपने एक दोस्त थे जैनेन्द्र कुमार, उन्हें खत में लिखा भी था कि तुम आस्तिकता की ओर बढ़े जा रहे हो, मैं संदेह से पक्का नास्तिक बनता जा रहा हूं। यहां तक कहा जाता है कि जब वो बिल्कुल आखिरी वक्त में थे, मृत्युशैया पर, तो किसी ने उनसे कहा कि भगवान का नाम लीजिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब जिंदगी भर उन्हें कष्ट नहीं दिया तो अब आखिरी वक्त में क्यों दूं। और उनका अंत भी मतलब संघर्ष करते हुए ही हुआ। हाँ, एक तरफ पैसे की तंगी तो थी ही, दूसरी तरफ उन्हें जलोदर की बीमारी हो गई थी, पेट में पानी भरने की। इलाज ठीक से हो नहीं पाया और 8 अक्टूबर 1936 को सिर्फ 56 साल की उम्र में हिंदी साहित्य का ये सूरज डूब गया। लेकिन अपनी रचनाओं के जरिए वो हमेशा रोशन रहेंगे। उनकी विरासत तो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी और बहुत मजबूत। हिंदी साहित्य में 1918 से 1936 तक का जो दौर है, उसे बिल्कुल सही तौर पर प्रेमचंद युग कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक हिंदी उर्दू कहानी और उपन्यास की दिशा ही बदल दी। उसे समाज से जोड़ा, आम आदमी से जोड़ा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस आम इंसान को साहित्य के बीचों बीच ला खड़ा किया, जिसकी आवाज पहले कहीं सुनाई नहीं देती थी। वो किसान, वो मजदूर, वो दलित, वो औरत, प्रेमचंद उनकी आवाज बन गए। उनके दुख दर्द को, उनके सपनों को, उनके संघर्ष को जुबान दी। उनका असर इतना गहरा रहा कि उनके बाद आने वाले लेखकों की न जाने कितनी पीढ़ियां उनसे सीखती रहीं, प्रेरणा लेती रहीं। निराला हों, नागार्जुन हों, फणीश्वरनाथ रेणु हों, सब पर उनका प्रभाव दिखता है। आज भी यूनिवर्सिटीज में उनका साहित्य पढ़ाया जाता है, उस पर रिसर्च होती है, बहसें होती हैं, स्कूलों में उनकी कहानियां पढ़ाई जाती हैं। उनकी याद को जिंदा रखने की कोशिशें भी हुई हैं। 1980 में उनके जन्म शताब्दी पर डाक टिकट निकला। गोरखपुर में, जहां वो पढ़ाते थे, वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान बना। उनके गांव लम्ही में उनका स्मारक है। और हाँ, उनकी कितनी कहानियों और उपन्यासों पर फिल्में बनी हैं, टीवी सीरियल बने हैं। हाँ, जैसे शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, निर्मला, गबन, ये सब उनकी कहानियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये थे मुंशी प्रेमचंद, एक लेखक, एक विचारक, एक समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक आम आदमी के हमदर्द, जिन्होंने अपनी कलम से अपने समय के समाज का एक्सरे किया और ऐसी कहानियां हमें दी जो आज भी उतनी ही सच्ची, उतनी ही जरूरी लगती हैं। और यहीं पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। प्रेमचंद ने अपने वक्त के भारत को, खासकर गांव और आम आदमी की सच्चाई को जिस बेबाकी से, जिस गहराई से पकड़ा, अगर वो आज होते, आज के इस बदलते भारत में लिख रहे होते, तो वो किन सच्चाइयों को अपनी कलम का मौजू बनाते? कौन से नए होरी या घीसू या सुमन उनकी कहानियों में हमें मिलते? आज का जो ये उलझावा सामाजिक आर्थिक ताना बाना है, ये जो बदलते रिश्ते हैं, नई चुनौतियां हैं, इन पर उनकी क्या टिप्पणी होती? वाकई ये सोचने वाली बात है कि आज प्रेमचंद की कलम किन किरदारों की, किन सच्चाइयों की कहानी कह रही होती। इसी सवाल के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।